स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें इसका पार्ट 2 वाला वीडियो। तो जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है और बिजनेस के जो टाइप्स होते हैं, सोल ट्रेड बिजनेस पार्टनरशिप या फिर कंपनी वाले, तो उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप में बाकी के जो थ्योरी वाले पोर्शन है उसके बारे में, कि पार्टनरशिप के विशेषता क्या होती है। जो पहला टॉपिक हमारा है आज के वीडियो में वह यह है कि पार्टनरशिप में क्या विशेषता होती है या फिर उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लोग शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम पार्टनरशिप करने जाते हैं तो सिंगल होता नहीं है। जब तक हमारे साथ कोई और न जुड़े तब तक हम लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो मिनिमम इसमें 2 पार्टीज होते हैं। तो जो पहला इसका विशेषता होगा वह होता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले वाले रूल थे, तो पिछले वाले रूल में कहा गया था कि पार्टनरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग वाले बिजनेस में 10 और जनरल बिजनेस में 20 होने चाहिए। लेकिन अभी के रूल के हिसाब से, पार्टनरशिप 2014 के हिसाब से, जो हमारे पार्टनर्स के नंबर्स होते हैं मैक्सिमम, वह 50 तक लिमिट कर दिया गया है। तो मतलब जो पार्टनर्स के नंबर होते हैं वह मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। तो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर है वह है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50 हो सकते हैं। मतलब 2 और 50 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये था पहला विशेषता। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50। दूसरा, जब भी हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में हम दोनों के बीच में पहले कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो जो दोनों के बीच में बातचीत होता है उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो जो दूसरा मेरा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है वो होता है एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ठहराव। तो बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। दोनों पार्टीज के बीच में या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस होगा, इस बारे में एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास नंबर्स भी हो गए सही, हमने एग्रीमेंट भी कर लिया। तीसरा जो मेरा बिजनेस होना चाहिए वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। मतलब ऐसे बिजनेस नहीं होने चाहिए जिसको करने से सरकार मना करते हो। मतलब जिस काम को करने के लिए सरकार मना करे, अपने यहाँ का कानून मना करे, इस तरह का मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, जिसको जब चाहे तब कानून की नज़र में उसको परिवर्तित करवा सके। तो तीसरा जो मेरा पॉइंट है वह होगा लॉफुल बिजनेस। तीसरा लॉफुल बिजनेस। उसके बाद जो मेरे पार्टनर्स भी सही हो गए, उन हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो गए, हमने जो बिजनेस किया वो भी लॉफुल है। तो फिर जो चौथा होना चाहिए वो हम लोगों के बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। हमने जो भी प्रॉफिट कमाया, हमने जो भी लॉस अर्जित किया, मतलब हमारे पास चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। जितने भी पार्टनर है उसको एक निश्चित रेशियो में, चाहे रेशियो कुछ भी हो, एक पार्टनर 5 रुपये ले, दूसरा पार्टनर को 1 दे, ऐसा भी चलेगा, लेकिन उनके बीच में प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। तो जो चौथा मेरा पॉइंट होगा वह चौथा होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो चौथा पॉइंट होगा
वह होगा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। मतलब मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर जो भी लॉस हुआ है उसको हम लोग आपस में बांटेंगे। मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ और जो भी लॉस हुआ उसको आपस में बांटेंगे। उसके बाद अगला जो होता है, तो अगला होता है कि बिजनेस को चलाना, बिजनेस को चलाना, ऑपरेट करना, कि बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा। तो बिजनेस को ऑपरेट सभी पार्टनर मिल करके या फिर सभी लोगों में से कोई चुना हुआ एक व्यक्ति या चुने हुए कुछ लोग मिलकर के इस बिजनेस को चला सकते हैं। मतलब बिजनेस का जो संचालन होगा उन लोगों में से चुने हुए व्यक्ति या फिर सभी के द्वारा होगा। तो जब इसके हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका जो पांचवा पॉइंट होगा वह होगा बिजनेस का ऑपरेशन। बिजनेस का ऑपरेशन। तो बिजनेस का ऑपरेशन मतलब संचालन, बिजनेस को चलाने के लिए सभी पार्टनर मिल करके या फिर उन सब में से कोई एक बिजनेस को चला सकता है। ये पांचवा पॉइंट हुआ। छठा पॉइंट, मेरे पास जितने भी पार्टनर हैं, मेरे साथ जितने भी पार्टनर हैं मेरे पार्टनरशिप में, उन सब में क्या होता है कि पारस्परिक एजेंसी होता है, वह एक दूसरे के एजेंट होते हैं। एजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पार्टनर कोई काम करता है तो उस काम से दूसरा पार्टनर भी बंधेगा। मतलब एक पार्टनर ने जो काम किया उस काम के लिए दूसरा पार्टनर भी उत्तरदायी होता है। मतलब एक दूसरे के लोग एजेंट होते हैं और एक दूसरे के मालिक होते हैं। तो अगर छठे पॉइंट की बात करें, जो छठा पॉइंट होगा वह होगा म्यूचुअल एजेंसी। जो छठा पॉइंट होगा वह होगा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, तो सभी लोग मिल करके काम करते हैं और एक व्यक्ति के, एक पार्टनर के द्वारा किए गए काम से दूसरा पार्टनर भी उत्तरदायी होता है, दूसरा पार्टनर भी उस काम से बनता है। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, तो मेरा पॉइंट जो हुआ सबसे पहले हुआ मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर। तो कम से कम 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए हम लोगों के बीच में। तीसरा, मेरा बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो प्रॉफिट कमाए बिजनेस में या लॉस कमाए वह आपस में शेयर होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस को चलाना, तो बिजनेस को चलाना सभी के द्वारा मिल करके या फिर अलग अलग हो सकता है। छठा पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी होता है, लोग एक दूसरे के एजेंट हो सकते हैं या होते हैं। और सातवां पॉइंट की अगर हम बात करें कि सातवां पॉइंट क्या होगा, तो सातवां पॉइंट होगा कि जितने भी पार्टनर हैं उन सब का लाइफ फर्म के लाइफ से जुड़ा होता है। मतलब फर्म का लाइफ पार्टनर्स के लाइफ से जुड़ा होता है। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है तो उसी दिन फर्म भी खत्म हो जाती है। मतलब फर्म का काम और पार्टनर का जो अस्तित्व होता है दोनों अलग अलग नहीं होता, दोनों एक दूसरे से निर्भर होते हैं। मतलब इन लोगों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब पार्टनर अलग हो या फिर बिजनेस अलग हो ऐसा नहीं होता। मतलब जो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है वह पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है। तो सातवां पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप का वह पार्टनर से अलग नहीं होता है। उसके बाद आठवां जो पॉइंट होगा वह होता है कैपिटल लगाना, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। मतलब किसी भी बिजनेस में कैपिटल लगाना। तो जितने पार्टनर हैं सभी बिजनेस में मिलकर के कैपिटल लगाते हैं। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल नहीं लगाता है और एग्रीमेंट हो जाता है पार्टनरशिप में, बाकी पार्टनर तैयार है, तो ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। मतलब कोई भी पार्टनर बिना कैपिटल लगाए हुए भी पार्टनर बन सकता है। तो जो 8 नंबर मेरा पॉइंट होगा वह होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल नॉट इसेंशियल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल
कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस में कैपिटल लगाना। तो जो बिजनेस में कैपिटल लगाना है वह क्या है, नॉट इसेंशियल है, यह आवश्यक नहीं है। मतलब कोई अगर पार्टनर बिना कैपिटल लगाए ही पार्टनर बनना चाहे और बाकी साझेदार तैयार है, बाकी पार्टनर तैयार है, तो वह ऐसा कर सकता है। उसके बाद रह गई बात कि फर्म का रजिस्ट्रेशन। फर्म का रजिस्ट्रेशन मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन साझेदारों के हित में होता है कि वह पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा ले, तो यह पार्टनर के हित में होता है, लेकिन अगर नहीं कराए फिर भी चल सकता है। तो अगर 9वें पॉइंट की बात करें तो यह होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। तो ये मेरे जो 9 पॉइंट है यह होते हैं किसी भी पार्टनरशिप के नेचर या फिर एलिमेंट्स कहें या फिर कैरेक्टर कहें, मतलब साझेदारी फर्म की ये विशेषताएं होती है। तो साझेदारी फर्म की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला, जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स है, तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है कम से कम 2 पार्टनर और ज़्यादा से ज़्यादा 50। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट, तो सभी साझेदारों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, उन लोगों का जो बिजनेस है वह लॉफुल होना चाहिए। चौथा, उन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस कमाया गया है उसको बांटना चाहिए। पांचवा, बिजनेस का ऑपरेशन, बिजनेस को चलाना, तो बिजनेस को चलाना सभी साझेदार मिल के चलाएंगे या फिर कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। म्यूचुअल एजेंसी, ये पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे पार्टनर के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंसी का काम करते हैं। 7 नंबर में है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस अलग से नहीं होता है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल नॉट इसेंशियल, मतलब बिजनेस में कैपिटल लगाना अनिवार्य नहीं है। कोई साझेदार बिना लगाए हुए भी, बिना कैपिटल लगाए हुए भी साझेदारी में आ सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य नहीं है। ये मेरे हुए विशेषताएं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो बना सकें। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जो मेरा अगला टॉपिक है वह है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। यह साझेदारी संलेख क्या होता है, तो जो सभी साझेदारों ने मिलके पार्टनरशिप किया है ना, तो आपस में जो एग्रीमेंट किया, तो उसी एग्रीमेंट को अगर हम लोग लिखित रूप में लिख ले, उसको लिख के रख ले, तो वह पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो मतलब हमने आपस में जितने भी बातों को किया ना, जितने भी चीज़ों को तय किया, उन सब को अगर लिख के रख ले तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो सभी साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों, किसी भी पार्टनर के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करने वाले उन सभी चीज़ों का संकलन जिसको लिख करके रखा जाता है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख क्या होता है, तो सभी साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में खुद से जो तय किए हैं वह होता है साझेदारी संलेख। ये हो गया पार्टनरशिप डीड। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अब यह है कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। जो पार्टनरशिप डीड हुआ है, हम लोगों ने जो समझौता किया है, तो उस चीज़ को अगर हम लिख के रखना चाहे, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहे, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या कंटेंट ऐड करेंगे। तो अगले पॉइंट पे जो चलते हैं, तो मेरा अगला पॉइंट है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स।
ठीक है। तो कंटेंट्स क्या है, ऐसे सोचिए, अगर आपने किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया, आपने किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया और आप लोगों ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया, उस बात को तय कर लिया क्या करना नहीं करना। अब क्या करना है, उसको एक पेपर पे लिखना हो, इन सारी बातों को पेपर पे लिखना हो, तो आप क्या क्या लिखेंगे? जो आप लिखेंगे वही तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स होते हैं। तो क्या क्या आप लिखेंगे? जैसे कि सबसे पहले जो लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे कि आपका जो फर्म है उस फर्म का नाम क्या है, आपके साझेदारी फर्म का नाम क्या है। दूसरा, उसका एड्रेस क्या है। तो पहला जो है उसका नाम और दूसरा एड्रेस। किसका नाम और एड्रेस? तो साझेदारी फर्म के। तो जब इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो मेरा पॉइंट है वह है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपका बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस का नाम क्या है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दूसरा बात करते हैं, तो आपके बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं, आपकी बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं उन सबों का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, हाँ उनका मोबाइल नंबर क्या है। तो जो आप अपने पार्टनर्स के बारे में डिटेल्स रखते हैं तो इसे लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पहला, आपने जो बिजनेस किया उस बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के नाम और उसका पता लिखेंगे। दूसरा, आपके जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर का नाम और पता लिखेंगे। तीसरा, आपने, ये तो बेसिक चीज़ें हुई, कोई भी चीज़ लिखने से पहले ये लिखना होगा, नाम पता लिखना होगा। तीसरा, आपने जो पार्टनरशिप बनाया है वह क्यों बनाया है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट मेरा होगा वह होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीसरा पॉइंट होगा वह होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमने जो बिजनेस करना चाहा, हम जो क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे फ्यूचर में, ये चीज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यह लिखेंगे कि किस साझेदार ने आपके बिजनेस में कितना लगाया है, मतलब कितनी पूंजी किस साझेदार ने इन्वेस्ट किया है। तो जो चौथा पॉइंट होगा मेरा वह होगा इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। किस साझेदार ने, इसमें ऑल कर लीजिए, इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। आपके साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदारों ने कितना कितना पैसा लगाया है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल। अब क्या लिखना है कि आपने जो बिजनेस किया है तो आपके साझेदारी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड होगा वह कब से कब तक का होगा। तो जो हम पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, तो मेरा पांचवा पॉइंट होगा द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। ये पांचवा पॉइंट हुआ कि आपका जो बिजनेस है उसका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब का होगा। अब हमें यह लिखना है
कि आपका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है। इसको बोलते हैं द डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस, द डेट एंड कमिशमेंट ऑफ बिजनेस या फिर पार्टनरशिप। बिजनेस कहिए या फिर पार्टनरशिप कहिए, मतलब आपका जो बिजनेस है वह कब स्टार्ट हुआ है। इसको किसका लिखना है, तो पार्टनरशिप का लिखना है। ठीक है, 6 नंबर। अब 7वें नंबर की बात करें तो 7वां नंबर होगा कि अगर आपने आपस में तय किया है कि जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, पूंजी पे ब्याज मिलेगा, तो उन चीज़ों को लिखिए। उसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी भी साझेदार के पूंजी पे या सभी साझेदारों के पूंजी पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सभी साझेदारों ने जो पैसा लगाया है उन पूंजी पे, उस पैसे पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वह कितना मिलेगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट हुआ। 9 नंबर पॉइंट कि सभी साझेदारों ने जो साझेदारी स्टार्ट किया है तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो लाभ हो या हानि हो उसको कैसे बांटा जाएगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, अगर किसी साझेदार को सैलरी मिलता है, किसी को कमीशन मिलता है, तो कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, इस बारे में। किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद ये ड्राइंग्स जो पार्टनर करेंगे वह कैसे करेंगे, जो ड्राइंग्स करेंगे वह कैसे करेंगे, उसका कोई निश्चित टाइम होगा या जब मर्जी तब निकाल ले, क्या होगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, मतलब रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वह कैसे लेगा। कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिशन लेना चाहे, आना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन होंगे। उसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसको मिलने वाले पैसे का भुगतान कैसे किया जाएगा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा। अगर साझेदारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो उस समय गुडविल कैसे निकाला जाएगा, बाकी चीज़ों को कैसे किया जाएगा। साझेदारों के बीच अगर कोई विवाद होते हैं तो उस विवाद का निपटारा कैसे होगा, कैसे हम लोग उस विवाद को सुलझाएंगे। उसके बाद इस बिजनेस को चलाने से संबंधित
अगर कोई और भी बात जो हम लोग चाहे उसको ऐड करना, उसको लिख सकते हैं। तो ये करीबन 15-17 पॉइंट होते हैं सब मिला करके, इनको हम लोग लिखते हैं। इसके अलावे भी आपको जो लिखना है वह लिख सकते हैं। जो लिखना है कहने का मतलब, आपने पार्टनरशिप किया, आपके दिमाग में कुछ और बातें आती है कि हम लोग के बीच में ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो उन सारे पॉइंट को इसमें लिख दीजिए। तो ये बोला जाता है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स याद रखना है। इस पार्टनरशिप डीड के बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर फ्यूचर में कभी भी हम लोगों के बीच में विवाद होता है, पार्टनर्स में विवाद होता है, तो ये प्रूफ का काम करता है। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो यह इसी के हिसाब से डिसीजन मिलता है। अगर हम लोगों को साल के अंत में अकाउंटिंग करना है, तो कोई भी अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले वह इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है, और जो जो प्रोविजंस होते हैं उसी के हिसाब से वो लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसके कंटेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अकाउंटिंग करने में, या फिर जब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जब किसी के बीच में विवाद हो जाए, उस समय यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज हमने सीखा इस वीडियो में पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं, पार्टनरशिप डीड क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो जो अगले पॉइंट है हमारे इस बिजनेस के, वह है कि पार्टनरशिप डीड जब ना हो, जब डीड ही ना हो, तब क्या करेंगे। तो जब पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ना हो, तब क्या किया जाता है, कैसे लाभ हानि बांटा जाएगा। जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपस में कोई समझौता नहीं किया, सीधा डायरेक्ट बिजनेस में आ गए, बिजनेस किया, 1 साल हुए, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुए। अब क्या होती है कि अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई पार्टनर कहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, कोई कहता है मुझे सैलरी चाहिए, कोई कहता है मुझे कमीशन चाहिए। तो जब उन लोगों के बीच में विवाद होता है, तो क्या डिसीजंस होंगे, क्योंकि जो ये पार्टनरशिप डीड है, यह डीड तो था ही नहीं। तो जब डीड ना हो, तब क्या क्या मिलता है, तो ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेंट इन द एब्सेंस of partnership deed, in the absence of partnership deed। अगर किसी साझेदार ने समझौता ना किया, उस समय क्या क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी अगर पार्टनरशिप डीड ना हो ना, तो उस समय किसी भी साझेदार को, किसी भी साझेदार को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। किसी भी सैलरी, किसी भी पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन, ये जो है नहीं मिलेगा, सैलरी एंड कमीशन ठीक है। किसी भी साझेदार को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। यह जो बताता है, ये मेरा पार्टनरशिप एक्ट का है सेक्शन 13A, सेक्शन 13A। सेक्शन 13A कहता है कि किसी भी साझेदार को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा, शेयरिंग
प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा या फिर बिजनेस में लॉस होगा उसको इक्वली बांटना। यह मेरा कहता है सेक्शन 13B। सेक्शन 13A कहता है कि सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, और सेक्शन B जो है वह कहता है कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटा जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भी नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। यह कहता है सेक्शन 13C। सेक्शन 13C। तो सेक्शन 13C कहता है कि किसी भी साझेदार को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेक्शन 13A कहता है कि सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 13B कहता है जो प्रॉफिट और लॉसेज होंगे उसको इक्वली बांटा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर एडवांस, उसने अगर एडवांस दिया है या फिर लोन दिया है तो इसका जो रेट होगा वह होगा 6% पर एनम। 6% पर एनम। यह कहता है सेक्शन 13B 13D। सेक्शन 13A कहता है सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 13B कहता है प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटा जाएगा। सेक्शन 13C कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेक्शन 13D कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन जो है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी नहीं लगेगा। यह कहता है सेक्शन 13। सेक्शन 13। तो जो सेक्शन 13 है वह कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कहीं सेक्रेट प्रॉफिट कमाया है, अगर कहीं सेक्रेट प्रॉफिट कमाया है जो बाकी पार्टनर को नहीं पता है, जो बाकी पार्टनर को नहीं पता है, उसको रिटर्न करना होगा फर्म को। रिटर्न करना होगा किसको? फर्म को। तो रिटर्न ऑफ सेक्रेट प्रॉफिट। अगर किसी साझेदार ने बाकी लोगों को बताए बिना ही कोई प्रॉफिट कमा लिया है तो उस प्रॉफिट को बताना पड़ेगा बाकी साझेदार को। यह जो है मेरा सेक्शन 16A कहता है। 16A कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने चोरी छिपे कहीं से प्रॉफिट कमाया है बिजनेस में बाकी साझेदारों को बताएगी तो उस पर उसको देना पड़ेगा। सेक्शन 16A और 17A ये दोनों कहता है। उसके बाद बात करें कि कोई भी अगर एक्टिव पार्टनर है जो बाकी साझेदारों के अलावे वह ज़्यादा काम करता है तो उस परिस्थिति में वह जितने भी साझेदार हैं उन सभी को फर्म के बिजनेस में भाग लेना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर कोई साझेदार एक्स्ट्रा काम करता है तो बिना समझौता के उसको कोई कमीशन या सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो कहता है कि एक्टिव पार्ट इन पार्टनरशिप वर्क। 7वां जो है वह कहता है एक्टिव पार्ट इन पार्टनरशिप एक्ट। इन पार्टनरशिप
पार्टनरशिप एक्ट। मतलब कोई भी साझेदार बिजनेस में जितने भी काम होते हैं ना, उस काम को उन्हें करना पड़ेगा। यह कहता है सेक्शन 12A 12 का ए कहता है कि जितने भी पार्टनर है उसको बिजनेस के काम काज में भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद 8वां नंबर जो पॉइंट है वह है एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट द एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट मीन्स access to and inspect the book of the firm। inspect the book of the firm मतलब फर्म के जितने भी बुक हैं उसको सभी साझेदार देख सकते हैं, उसका एक कॉपी ले सकते हैं। यह कहता है सेक्शन 12D सेक्शन 12D सेक्शन 12D। उसके बाद 9वां पॉइंट जो है वह कहता है कि जितने भी साझेदार हैं ना, अगर उन लोगों के बीच में विवाद होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उन्हें सभी साझेदारों की सहमति से या फिर साधारण विवादों को सभी साझेदारों के बहुमत के आधार पर भी निपटाया जा सकता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब साझेदारों के बीच में अगर कोई विवाद होता है ना, तो अगर वह विवाद होता है तो उस विवाद में सभी साझेदारों की बहुमत के आधार पे, साधारण विवाद है तो बहुमत के आधार पे, और जब गंभीर विवाद है तो उसको सभी साझेदारों की मर्जी से निपटाया जा सकता है। यह जो है कहता है सेक्शन 12C। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट जो कहता है वह है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर कोई भी साझेदार नया साझेदार आना चाहता है तो बिना सभी साझेदारों के अनुमति के नहीं आ सकता है। अगर कोई एक पार्टनर भी ऑब्जेक्शन करता है कि यह साझेदार नहीं आना चाहिए तो वह नहीं आ सकता है। तो यह था मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या किया जाएगा। तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो उस समय सैलरी और कमीशन किसी को नहीं मिलेगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर एडवांस जो है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। जो अगर कोई पार्टनर ने अलग से प्रॉफिट कमाया है बिजनेस के नाम पे तो उसको बिजनेस में देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी साझेदार है उसको बिजनेस में भाग लेना पड़ेगा, काम में भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी साझेदार किसी भी बुक को देख सकता है, उसका एक कॉपी ले सकता है। उसके बाद अगर आपसी विवाद कोई होता है तो उसको सभी साझेदारों की सहमति से या फिर बहुमत के आधार पर जैसा भी सिचुएशन हो उसको किया जा सकता है। कोई भी नया साझेदार सभी साझेदारों की अनुमति से ही आ सकता है। तो ये सारे लागू होंगे तब जब साझेदारी संलेख ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये सारे पॉइंट लागू होंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो जिस हिसाब से डीड है उसी हिसाब से काम होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।